हमने 1 पढ़ा कि उसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, क्लॉज 2, 3, 4, 5 क्या क्या दिया है, 6 तक दिए गए हैं। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, उसको चेकआउट कर लीजिए जिन्होंने नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो। और अब हम स्टार्ट करते हैं कि आर्टिकल 19 के बारे में। सिटीजन्स को ही फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस और सेटलमेंट, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस के बारे में बताया गया है, दी गई हैं ये राइट्स, फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को। लेकिन ये जो आर्टिकल, इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये अभी तक मैंने आपको रिवाइज करा दिया है पिछले वीडियो का। तो अब पढ़ते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं? कुछ इनमें फंडामेंटल राइट्स को ये एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से ये फ्रीली गिवन नहीं है, है सिटीज़न ऑफ इंडिया को। इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को डिफ़ाइन नहीं किया गया है, कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में। और टेस्ट इसका यही हो सकता है कि क्लॉज 1 में फ्रॉम राइट टू राइट रिस्ट्रिक्टेड बाय इम्प्यून लॉ, कि किसी न किसी लॉ से के तहत राइट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। द फैक्टर्स विच शुड एंटर द जुडिशियल वर्डिक्ट आर द अंडरलाइंग पर्पज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड। मीन्स जो फैक्टर हैं जो कि एंटर होने चाहिए जुडिशियल वर्डिक्ट में, वो पर्पज़ है कि किस लिए रिस्ट्रिक्शंस किए गए हैं, इम्पोज दिए गए हैं, कराए गए हैं, लगाए गए हैं। उस रिस्ट्रिक्शन इम्पोज मीन्स लगाए गए हैं सिटीजन्स पे इन फ्रीडम ऑफ इन फंडामेंटल फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में A to F तक G तक गिवन है, F रिपील हो चुका है। तो ये है फैक्टर्स जो हैं, द एक्सटेंट एंड अर्जेंसी ऑफ द एविल sought to be remedied thereby ये कुछ आपको मैं फैक्टर्स बता रही हूँ जो मैं अभी बोलूँगी। ये क्या है? एक तो ये हो गया कि पर्पस क्या होता है रिस्ट्रिक्शन इम्पोज का, एक्सटेंट और अर्जेंसी क्या है इन चीज़ों की जो कि रेमिडाइड करी जाए, जिनके कुछ ऐसी गलत चीज़ हो गई है, फ्रीली मूव करने में या आर्म्स के साथ हो गई है, जो रेमिडाइड करनी पड़ रही है लॉ को। द डिसप्रपोर्शन ऑफ द इम्पोजिशन गलत तरीके से लगाई गई है। द प्रिवेलिंग कंडीशंस एट द टाइम, सभी कंडीशंस कैसी थी। द ड्यूरेशन ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस, और रिस्ट्रिक्शन का क्या थे, तो इसलिए राइट टू राइट रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं बाय द इम्प्यून लॉ। इम्प्यून को आप नोट डाउन कर दीजिए, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या मतलब होता है। The standard in the is an elastic one and it varies with time and space and condition from case to case पे डिपेंड करता है। तो पहला क्या हो गया, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, दैट नो एब्सोल्यूट डेफिनेशन इज पॉसिबल। समराइज कर रहे हैं कुछ प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने जो दिए गए हैं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन द राइट सिक्योर्ड अंडर दिस आर्टिकल। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन है, फर्स्ट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि क्या क्यों, किस लिए, पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया है कि क्या होता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो कि इम्पोज किए जाएंगे यहाँ पर। तो रीजनेबलनेस डिमांड्स प्रोपोर्शनैलिटी। फ्रेज, इसका मतलब क्या होता है? फ्रेज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब लिमिटेशन जो कि इम्पोज किए गए किसी भी पर्सन पे इन द एन्जॉयमेंट ऑफ ए राइट शुड नॉट बी आर्बिट्ररी, नहीं होना चाहिए। ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जो आप इस क्लॉज 1 के बाद क्लॉज 2, 3, 4, 5, 6 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात कर रही हूँ। बहरहाल ये बात कर लेते हैं कि रीजनेबल डिमांड्स प्रोपोर्शनैलिटी कि मतलब ये अपने आप ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को अपने आप ही लागू नहीं, आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए कि मनमानी तरीके से आप उसे लागू कर रहे हैं। कौन लागू करता है? स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लॉ का लॉ बनाता है, आपको हम सबको पता है। तो legislation which arbitrarily or excessively invades any of the 6 freedoms, तो 6 freedoms को invade कर रहा है, can't be said to contain the quality of reasonableness। मतलब ये reasonable restrictions
अगर उन्हें तो रीजनेबल तरीके से लगनी चाहिए रिस्ट्रिक्शंस इन फंडामेंटल फ्रीडम्स को, इनको इन्वेड नहीं करना चाहिए आर्बिट्ररीली, ये कह रहा है। एंड अनलेस इट स्ट्राइक्स ए प्रॉपर बैलेंस, जब तक ये प्रॉपर बैलेंस आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का और सोशल कंट्रोल क्लॉज परमिटेड बाय क्लॉज 2 to 6 ऑफ आर्टिकल 19, इट मस्ट बी हेल्ड टू बी वांटेड इन रीजनेबलनेस। मतलब तब तक ये रीजनेबलनेस के तहत वो चाहता रहेगा रीजनेबलनेस। अगर ये आर्टिकल 91 और सोशल कंट्रोल के जो कि क्लॉज 2 to 6 दिए गए हैं, परमिट किए गए हैं, के बीच में बैलेंस नहीं बैठेगा तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं कह सकते हम कि रीजनेबलनेस है। सेकंड है रीजनेबलनेस बोथ सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल होना चाहिए, यानी कि डिटरमाइन कैसे करें कि कोई भी स्टैट्यूट है तो नेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन देखेगा और प्रोसीजर। सब्सटेंटिव मतलब होता है नेचर ऑफ प्रोसीजर, रिस्ट्रिक्शन कैसा है और प्रोसीजर कैसा है प्रिस्क्राइब बाय द स्टैट्यूट फॉर इम्पोजिंग द रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंडिविजुअल फ्रीडम, राइट। आप नोट डाउन करते रहिए पॉइंट्स। नॉट ओनली सब्सटेंटिव बट प्रोसीजरल प्रोविजंस ऑफ स्टैट्यूट ऑल्सो एंटर इनटू द वर्डिक्ट ऑफ इट्स रीजनेबलनेस। केवल सब्सटेंटिव ही नहीं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पॉर्टेंट, केवल सब्सटेंटिव प्रोसीजर सब्सटेंटिव नेचर ही नहीं होना चाहिए, इसमें इंक्लूड करता है बाकी प्रोसीजरल प्रोविजंस भी किसी भी स्टैट्यूट के एंटर करेंगे रीजनेबलनेस को डिटरमाइन करने के लिए। दस टू इलस्ट्रेट, इफ द लॉ प्रिस्क्राइब 5 years एक्सटर्नमेंट और 10 years एक्सटर्नमेंट, द क्वेश्चन वेदर सच पीरियड ऑफ एक्सटर्नमेंट की किसी लॉ के अंतर्गत एक्सटर्नमेंट जो होता है, एक्सटर्नमेंट को और नोट कर लीजिए, इम्प्रूव को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को, एक्सटर्नमेंट को और नोट कर लीजिए, ये भी मैं अंत में ज़रूर बताऊंगी आपको वीडियो के। द क्वेश्चन वेदर सच पीरियड ऑफ एक्सटर्नमेंट इज़ रीजनेबल, कि क्वेश्चन ये होता है कि ये सच पीरियड ऑफ एक्सटर्नमेंट रीजनेबल है कि नहीं। बीइंग द सब्सटेंटिव पार्ट इज नेसेसरी फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द कोर्ट अंडर क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 19। ये क्लॉज 5 में दिया गया है कि सब्सटेंटिव पार्ट जो है इसका, और ये क्वेश्चन डिटरमाइन करने के लिए ज़रूरी है कि हम कोर्ट को ये कंसिडर करना किस क्लॉज को, आर्टिकल 19 की क्लॉज 5 को। से मार्क कर लीजिए, क्लॉज इंटरव्यू या क्वेश्चन आपके मेंस या प्रीलिम्स में आ सकते हैं। सिमिलरली इफ द लॉ प्रोवाइड्स द प्रोसीजर under which the exercise of the right may be restricted, the court must also consider it for determining if the exercise of the right has been reasonably restricted. Procedural requirement, natural justice flows from Article 19. So principles of natural justice भी प्रोसीजर का एक पार्ट है, रिक्वायरमेंट का ये एक एलिमेंट है कि रीजनेबलनेस ऑफ ए रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19 को जांचने के लिए, रखने के लिए। बट द एलेबोरेट रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में भी एक्सक्लूडेड एक्सप्रेसली और बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन से एक्सक्लूड की गए हैं। ज़्यादा नेचुरल जस्टिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या है, वेयर प्रोसीजरल प्रोविजंस आर मेड इन द स्टैट्यूट, जहाँ पर तब कहाँ पे ज़रूरी नहीं है जाना, जहाँ पर प्रोसीजरल प्रोविजंस बनाए गए हैं, बताए गए हैं स्टैट्यूट में किसी भी। एक्सक्लूजन ऑफ नेचुरल जस्टिस इज हाउएवर सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ रीजनेबलनेस इन आर्टिकल 14। ये पूरा जो मैं पार्ट बता रही हूँ आपको प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस का बेस तैयार करने के लिए, या फिर आपके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, जुडिशियल री की तैयारी में, या आपके लीगल नॉलेज में भी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये प्ले कर रहा है कि प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट ऑफ नेचुरल जस्टिस आर्टिकल 19 में है। नेचुरल जस्टिस के तहत ये तभी पूरा तरीके से एलाबोरेट रूल्स नहीं कर रहे हैं, नेचुरल जस्टिस के पढ़ने की ज़रूरत है इसमें, बल्कि एक्सक्लूड कर देंगे एक्सप्रेसली और बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन, जहाँ पे प्रोसीजरल प्रोविजंस दिए गए हैं स्टैट्यूट में। थर्ड, एक्सक्लूजन ऑफ नेचुरल जस्टिस आवर सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ रीजनेबल, आर्टिकल 40 पर आर्टिकल 14 का में जो रीजनेबलनेस की रिक्वायरमेंट दी गई है उस एक्सक्लूड उस तक कर सकते हैं।
एब्सेंस ऑफ प्रोविजन फॉर रिव्यू मेक्स द प्रोविजंस अनरीजनेबल। फोर्थ पॉइंट है कि एब्सेंस ऑफ प्रोविजन किसका, फॉर रिव्यू का, मेक्स द प्रोविजंस अनरीजनेबल। ये अनरीजनेबलनेस बना देता है। रिट्रोस्पेक्टिवली ऑफ ए लॉ में ऑल्सो भी, आप थर्ड वर्ड नोट कीजिए कि रिट्रोस्पेक्टिवली क्या होता है, रिट्रोस्पेक्टिविटी क्या होता है, ये अंत में वीडियो पे बताऊंगी मैं। Retrospectivity of a law may also be a relevant factor. Also, retrospectivity, or although retrospectivity of a law does not make it automatically unreasonable. रिट्रोस्पेक्टिविटी का मतलब मैं इलेबोरेट करके समझाऊंगी आपको, लेकिन इसका अभी के लिए समझ लेते हैं कि रिट्रोस्पेक्टिवली जो पहले से ही बना हुआ है कानून और जो नया कानून बना हुआ है, नए कानून में और अपने अलग कानून में, पिछले कानून में को देखते हुए उसमें कोई डिफरेंस है या नहीं, या रेलेवेंट फैक्टर है कि नहीं, वो ये बताना होता है। तो रिट्रोस्पेक्टिविटी ऑफ ए लॉ डज नॉट मेक इट ऑटोमेटिक। अगर रिट्रोस्पेक्टिविटी में दी गई है कि ये अनरीजनेबल है, तो उसको अनरीजनेबल नहीं ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। इसका कहने का मतलब सीधा साधा ये है, डज नॉट मेक इट ऑटोमेटिकली अनरीजनेबल। किसे, रिट्रोस्पेक्टिविटी ऑफ ए लॉ। अगर कोई देख रहे हैं पिछला लॉ, तो उसको वो ऑटोमेटिकली अनरीजनेबल नहीं हो जाएगा। डिस्क्रिशन, फोर्थ फिफ्थ पॉइंट है, डिस्क्रिशन वेस्टेड टू इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इज ऑल्सो ए रेलेवेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग रीजनेबलनेस सब्सटेंटिव एंड प्रोसेसुरल। इफ इट्स एक्सरसाइज इज प्रॉपरली कंट्रोल्ड एंड सेफगार्डेड, इट इज़ रीजनेबल होगा। अगर हम किसी वेक्तापूर्ण से, डिस्क्रिशन का मतलब भी आप नोट कर लीजिए, डिस्क्रिशन को हम अगर कर रहे हैं अप्लाई किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का, तो वो भी रेलेवेंट फैक्टर बन जाता है, क्योंकि ये इफ़ इट इज एक्सरसाइज इज प्रॉपरली कंट्रोल और सेफ गार्डेड, इट इज़ रीजनेबल, अदरवाइज इट इज़ नॉट, राइट। थर्ड पॉइंट अब आप नोट कीजिए कि रीजनेबलनेस एंड ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, मतलब इट इज़ दिस नीड ऑफ द ऑब्जेक्टिविटी दैट prompted the Supreme Court to warn the judges not to bring in their own predilections in ascertaining the reasonableness of restrictions. कि रीजनेबल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस को अपने आप ही रिकॉर्ड में नहीं लाना होगा, वार्न किया है सुप्रीम कोर्ट ने जजेस को। रिजनेबलनेस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो होता है, रीजनेबलनेस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, फोर्थ पॉइंट, रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, रीजनेबलनेस रिस्ट्रिक्शन नॉट ऑफ लॉ का नहीं होना चाहिए। द कोर्ट इज कॉल्ड अपॉन टू असर्टेन द रीजनेबलनेस ऑफ द रिस्ट्रिक्शन नॉट ऑफ द लॉ। सिर्फ केवल रिस्ट्रिक्शन जो इम्पोज किए गए हैं लॉ में उसी का करना है, उस पर बुलाया जाएगा कोर्ट में, कोर्ट में, एंड नॉट ऑफ द लॉ विच परमिट्स द रिस्ट्रिक्शन। लॉ को पूरे को हम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये अनरीजनेबल है, केवल पार्ट ऑफ द लॉ और क्लॉज जो है अनरीजनेबल है, उसे ही हम रीजनेबलनेस ऑफ द रिस्ट्रिक्शन या अनरीजनेबलनेस ऑफ द रिस्ट्रिक्शन के तहत कोर्ट में पेश कर सकते हैं। अगर लॉ में भी रीजनेबल है बट द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय इट ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम में नॉट बी रीजनेबल, मतलब इसका यही हुआ कि अगर एक लॉ रीजनेबल है लेकिन उस पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं इम्पोज बाय इट ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम में नॉट बी रीजनेबल हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी रीजनेबल हो सकता है। इन सम केसेस द कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट आर्टिकल 19 रीड विद आर्टिकल 14 एंड 21, नोट करते जाइए, दैट द लॉ मस्ट बी रीजनेबल। कुछ केसेस में कोर्ट ने, पहले मैंने बताया कि नोटिंग के तहत नहीं होता है, लेकिन अब यह है कि कुछ केसेस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि आर्टिकल 19 अगर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 के साथ पढ़ा जा रहा है तो लॉ जो है मस्ट बी रीजनेबल। इसमें ध्यान रखिएगा, मैंने रिस्ट्रिक्शंस को रीजनेबलनेस नहीं किया है। सब केसेस में तो लॉ, चाहे लॉ का रीजनेबलनेस होना ज़रूरी हो या ना हो, लेकिन रिस्ट्रिक्शन का अनरीजनेबलनेस नहीं होना चाहिए। सिमिलरली आर्टिकल 19 जो है रीड विद आर्टिकल 14 21 से तहत हो रहा है,
तो लॉ जो है मस्ट बी रीजनेबल होना चाहिए। आर्टिकल रिक्वायर्स दैट द लॉ मस्ट बी रीजनेबल। किस केस में? कुछ केसेस में कोर्ट ने हेल्ड किया है कि आर्टिकल 19 और 14 21 के साथ आर्टिकल्स के साथ पढ़ा जा रहा है, तो रिक्वायर्ड दैट द लॉ मस्ट बी, लॉ को भी रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबलनेस इंक्लूड्स प्रोहिबिशन भी होता है। वर्ड रिस्ट्रिक्शन ऑल्सो इंक्लूड्स केसेस ऑफ टोटल प्रोहिबिशन। द स्टेट कैन एस्टैब्लिश दैट अ लॉ दो purporting to deprive a person of his fundamental right amounts to a reasonable restriction only। पूरा प्रोहिबिशन होता है। रीजनेबलनेस का मतलब इंक्लूड्स प्रोहिबिशन भी करता है प्रोहिबिशन और द स्टेट कैन एस्टैब्लिश, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन का मतलब ही होता है कि प्रोहिबिट करना, और प्रोहिबिट हो गया है तो टोटल प्रोहिबिशन होता है, और स्टेट इस्टेब्लिश करता है कि लॉ भले ही फंडामेंटल राइट को डिप्राइव कर रहा है इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ओनली के तहत ही, ओनली अंडर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। सिक्स पॉइंट है रीजनेबलनेस एंड अमेरिकन ड्यू प्रोसेस का टेस्ट यही है रीजनेबलनेस का, क्लॉज 2 से लेकर 6 तक आर्टिकल 19 के, कि कोइंसाइड विद द ड्यू प्रोसेस से हो रहा है, जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। इट मस्ट नॉट बी अज्यूम दैट दे आर आइडेंटिकल, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस और रीजनेबलनेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है या आइडेंटिकल है, ये नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स जानबूझकर अवॉइड करते हैं दिस कंसिडर द यूज़ ऑफ द एक्सप्रेशन ड्यू प्रोसेस। क्यों? इसलिए क्योंकि बिफोर द लिटरल एप्लीकेशन ऑफ अमेरिकन डिसीजंस के कारण इट वुड दस भी मिसलीडिंग हो जाएगा टू कंस्टिट्यूट द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबल इन द लाइट ऑफ रीजनेबलनेस इन द लाइट ऑफ अमेरिकन डिसीजंस, क्योंकि अमेरिकन डिसीजंस अलग तरीके से दिए गए हैं, तो उसमें अगर ड्यू प्रोसेस का मतलब इससे मैच करेंगे हम तो ये ठीक नहीं होगा। जानबूझ के हमारे इंडियन फ्रेमर्स ने, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने अवॉइड किया इन दिस कॉन्टेक्स्ट द यूज़ ऑफ द एक्सप्रेशन ड्यू प्रोसेस, राइट। आर्टिकल 7 क्या कह रहा है? रीजनेबलनेस एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सॉरी आर्टिकल 7 7th पॉइंट, रीजनेबलनेस एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कह रहा है? Imposition of a restriction of the implementation of the directive principles of state policy is a point in favor of the reasonableness of the restriction। मतलब restriction किसमें? implementation of the directive principles of state policy के तहत reasonableness restriction का होता है, अगर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो। 8th पॉइंट है reasonableness of taxes। The Constitution draws a distinction between tax and other laws। कैसे? Restriction imposed by other laws और tax laws imposes tax, क्योंकि इम्पोज करते हैं रिस्ट्रिक्शंस अदर दूसरे लॉ के बारे में, और टैक्स लॉज इम्पोज करते हैं टैक्सेस में। देखो प्राइम फेशियो ऑफ टैक्स इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी ऑफ द फ्रीडम्स इन आर्टिकल 19। तो पहले दृष्टांत में देखने से ये पता चलता है कि रिस्ट्रिक्शन टैक्स को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी फ्रीडम पे आर्टिकल 19 के। मेयर एक्सेसिवनेस ऑफ टैक्स इज नॉट ए ग्राउंड फॉर चैलेंजिंग इट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते जाइए। एज ए restriction on any of the freedom of Article 19 Clause 1. In respect to freedom of speech and expression, the Clause 19 under Article 19 Clause 1A, the court has however asked for precaution in imposing taxes। कोर्ट ने पूछा है कि प्रिकॉशन लिया जाए टैक्स को इम्पोज करने के लिए, लगाने के लिए। गाइडेंस में ऑल्सो भी सोल्ड फ्रॉम सम सिविल लॉ जुरिसडिक्शन, इसके लिए करना पड़ेगा, हमें सिविल लॉ जुरिसडिक्शन देखने पड़ेंगे। विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबलनेस इन स्टेट एक्शन रिक्वायर्स दैट ओनली अननेसेसरी एंड लीस्ट बर्डनसम रिस्ट्रिक्शंस which impose no higher burden on the right of a citizen than required in public interest are वही रीजनेबल होंगे जो कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया या पब्लिक इंटरेस्ट जो सिटीज़न के पब्लिक इंटरेस्ट सिटीज़न होंगे जो कि वो नो हायर बर्डन कर रहे हैं ऑन इस पे द राइट ऑफ ए सिटीजन द रिक्वायर्ड पब्लिक इंटरेस्ट आर रीजनेबल। तो ये था हमारा ये वाला पॉइंट। अब आता है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग रीजनेबलनेस किस पे है।
once the invasion of a right under Article 19 is एक्सक्लूसिव प्रूफ्ड, अगर एक्सक्लूसिव तरीके से प्रूफ हो जाता है कोई भी रिस्ट्रिक्शन कि किसी राइट पे इन्वेट कर रहा है, द स्टेट मस्ट प्रूव दैट सच इन्वेशन इज जस्टिफाइड अंडर द रेलिवेंट क्लॉज 226. सच इन्वेशन इज जस्टिफाइड होगा अंडर द क्लॉजेस रेलिवेंट क्लॉज 226 के तहत ऑफ आर्टिकल 19. लेकिन बर्डन किस पे होगा? स्टेट पे होगा. टू सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट द रिस्ट्रिक्शन, क्या बताने के लिए कि जो क्योंकि स्टेट लगा रहा है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, तो उसी पे बर्डन ऑनर्स जाएगा, ऑनर्स ऑफ प्रूविंग जाएगा कि बर्डन की रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल होगा. इट इज़ श्योरली नॉट फॉर द पिटिशनर टू प्रूव नेगेटिवली दैट द लेजिस्लेशन इज़ नॉट रीजनेबल. श्योरली ये है कि पिटिशनर को नहीं चाहेगा कि ये नेगेटिवली इम्पोज किया गया लेजिस्लेशन के द्वारा वाज नॉट रीजनेबल. द हार्शर द रिस्ट्रिक्शन द हैवियर द ऑनर्स टू प्रूव द रीजनेबलनेस. जितना रिस्ट्रिक्शन कठिन होगा या ज़्यादा हार्श होगा उतना ही ऑनर्स ऑफ प्रूफ भी हैवी होगा रीजनेबलनेस का प्रूफ करने के लिए. राइट. अब रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ का मतलब जान लेते हैं. Reasonable restrictions on any of the rights in Article 19 Clause 1 can be imposed only by law and not otherwise. किसी ह्यूमन रिस्ट्रिक्शन लॉ के द्वारा ही इम्पोज किया जाएगा जब स्टेट बनाता है, किसी और के कारण नहीं. Any restrictions without the authority of law shall be unconstitutional. ये भी आप इम्पोर्टेंटली नोट कर लीजिए. लॉ ऑथराइजिंग द इम्पोजिशन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन, चूँकि लॉ जो है ऑथराइज कर रहा है इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन, तो इधर भी एन एग्जिस्टिंग लॉ होना चाहिए. लॉ ऑर्डिनेंस ऑर्डर बाय लॉ रूल और रेगुलेशन पास आर मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और अथॉरिटी वन और पर्सन हैविंग पावर टू मेक इट और लॉ मेड बाय कॉम्पिटेंट आफ्टर द कमेंसमेंट बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इधर पार्लियामेंट होगा. आफ्टर कमेंसमेंट के बाद कौन सी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट मानी गई? पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर्स ऑफ द स्टेट्स और टेम्पररी द प्रेसिडेंट और द गवर्नर्स. अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है सेशन में. रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ which is specifically mentioned in Article Clause 1926 would have applied even in the absence of such mention because of the principle of the rule of law which prohibits restrictions on the rights of freedom. रूल ऑफ लॉ होता है प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ का जो कि प्रोहिबिट करता है रिस्ट्रिक्शंस को. कहाँ पे? राइट्स ऑफ फ्रीडम पे ऑफ एन इंडिविजुअल विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द लॉ. Therefore, even during an emergency, when rights in Article 19(1) get suspend हो जाता है, executive can't restrict the freedoms of the individual. ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो मैं ये पॉइंट बता रही हूँ. आप अंडरलाइन नोट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, स्टार बना लीजिए और पॉइंट आउट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि देखो इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी जब राइट्स आर्टिकल 19(1) में सस्पेंड हो जाते हैं तो जो रिस्ट्रिक्शन होता है, जो फ्रीडम्स ऑफ द इंडिविजुअल होता है विद द अथॉरिटी ऑफ के बिना कांट रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. ये पोजीशन एक्सप्रेसली दी गई है आर्टिकल 388 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी में. बट इवन बिफोर सच स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट हैड क्लियरली लेड डाउन, इससे पहले लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है और लेड डाउन किया है कि एवरी एक्ट डन बाय द गवर्नमेंट और बाय इट्स ऑफिसर्स मस्ट इफ इट इज अफ्रेड टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन सपोर्टेड बाय सम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के तहत सपोर्ट होना चाहिए. अगर कोई ये अफ्रेड होता है प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन के तहत. दिस रिमेन्स टू बी द लीगल पोजिशन इवन दो द सुप्रीम कोर्ट डिथर्ड फ्रॉम डिथर्ड का मीनिंग नोट करेंगे हम. आप वर्ड नोट कर लीजिए. डिथर्ड, DITHERED, डिथर्ड फ्रॉम इट इन इट्स फेमस ADM जबलपुर केस. दस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल का केस है. नॉट ऑथराइज बाय एनी लॉ सच विच इज़ नीदर डज इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि फ्लैग कोड जो कि नाइदर कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर ने बनाया ना ऑथराइज्ड बाय एनी लॉ सच कांट रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ सिटीजन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग गारंटीड टू हिम अंडर आर्टिकल 19(1) के तहत. उनको हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि वो फहराए ना, झंडा लेकर जाए ना,
किसी भी इंडिपेंडेंस डे में या रिपब्लिक डे में, तो ये गारंटी में रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है। ये किस केस में कहा गया था? यूनियन ऑफ इंडिया और नवीन जिंदल के केस में फ्लैग कोड को, जो कि कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर ने नहीं बनाया और ऑथराइज भी नहीं है लॉ के द्वारा, such a legislature can't restrict the right, because by any law such a legislature can't restrict the right of a citizen to fly the national flag date to him under article 19 of सब clause 8 के तहत। तो ये था हमारा रीजनल रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर की पूरी वीडियो। आशा है आप सबको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल पर ज़रूर कर लीजिए। लीगल वोकैबुलरी आपको दिखते रहेंगे, बाद में बताएंगे आपको लीगल वोकैबुलरीज की नोट डाउन कर रखा है। आई होप आपने प्लीज़ इसे थम्स अप शेयर लाइक कमेंट कर दीजिए। समझ में आया है तो, नहीं आया है तो क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपका हार्दिक स्वागत है सभी का। तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।